नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए आज हम आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। रेलवे तथा अन्य एग्जाम में पूछे जाने वाली पिछले 1 सालों में जो भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं वे सारे क्वेश्चनों को हम धीरे धीरे करके आपको कराएंगे। आज आपको इसका पार्ट 1 करा रहे हैं। इसमें 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराएंगे। ये सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और पिछले 1 सालों के जो भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं वे सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। जैसे कि आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम लगा हुआ है, मई से आपका एग्जाम स्टार्ट है CBT 2 का। तो अगर आपका मई से एग्जाम स्टार्ट है तो फरवरी मार्च मतलब 2021 से लेकर के 2022 के फरवरी मार्च तक के अगर आपने करंट अफेयर तैयार कर ली तो सारे प्रश्न आपको रेलवे एनटीपीसी 2 के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्रयास करिए कि आप इन 50 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है। देखिए आम बजट 2022 और 23 से आपके एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2022 और 23 के बजट का सबसे चर्चित सवाल था क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। तो आपको बताना है केंद्रीय बजट जो आपका 2022 और 23 का आया है उसके घोषणा के अनुसार क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर कितना टैक्स देना होगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर आपको पहला वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आप नीचे जा करके दूसरा और तीसरे क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जवाब देना है। आपके पास 4 से 5 सेकंड का समय होगा। देखिए क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है। अभी तक भारत सरकार जो है इसको मान्यता नहीं दे रहा था, लेकिन अब की बार के बजट में ये घोषणा की गई है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई है उसमें जो सरकार का टैक्स बनेगा वो 30% बनेगा। तो सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी जो भी कमाई होगी उसमें 30% सरकार को देना होगा। दूसरा क्वेश्चन है, देश का डिजिटल करेंसी कौन सा बैंक लॉन्च करेगा? ये 4 ऑप्शन है। प्रयास सबसे पहले एक बार आपको ही करना है। अब देखिए RBI ने ये कहा है कि अब RBI भी क्या करेगा, एक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा। मतलब RBI अब डिजिटल रुपया लॉन्च करेगा। जैसे क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है वैसे डिजिटल रुपया भी लॉन्च करेगा RBI। तो सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। तीसरा क्वेश्चन है, देश में अगले 3 वर्षों में कितने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी? ये भी बजट से क्वेश्चन है। जो चर्चित क्वेश्चन बजट के हैं वही सारे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। इसका सही ऑप्शन होगा 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहले वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम था ट्रेन 18। ठीक है, क्योंकि इसका प्रोजेक्ट था कि हमें 2018 तक वंदे भारत को बनाना है, तो ट्रेन 18 के नाम से पहले चलाई गई थी। बाद में नाम चेंज करके वंदे भारत कर दिया गया। इससे ढेर सारे क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में बने, वो भी सारे क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसे कहाँ पर बनाया गया है? तो चेन्नई बनाया गया है। किसने बनाया है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, उसने बनाया है। देश की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है, 180 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। अभी तक की भारत की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है। इसके पहले जो गाड़ी थी वो गतिमान एक्सप्रेस थी जो कि 160 किलोमीटर पर आवर गति से चलती थी। अभी वंदे भारत हो गई है। ठीक है, और ये बिना इंजन की भी ट्रेन है क्योंकि इसके मोटर और कंप्रेसर जो हैं इसके पहिए में लगे हैं। तो मतलब हर कोच के हर पहिए में मोटर और कंप्रेसर लगे हैं, इसलिए इसे बिना इंजन की भी ट्रेन कहते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको याद करके चलनी है। चौथा क्वेश्चन है, किस देश की नेशनलिस्ट पार्टी की नेता रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपियन संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है? देखिए यूरोपीय संघ तो आप जानते होंगे, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं EU। जो भी यूरोपीय देश हैं उन्होंने मिलकर के एक संघ बनाया है। पहले इस संघ में 28 देश होते थे, अभी ब्रिटेन अलग हो गया है तो 27 देश बचे हैं। तो यूरोपीय संघ की जो संसद बनी है उसका अध्यक्ष चुना गया है रॉबर्टा मेट्सोला को, और ये माल्टा देश की हैं। ठीक है, सही ऑप्शन होगा इसका पहला वाला ऑप्शन। 5वां क्वेश्चन है, ICC की तरफ से विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम में किन 2 भारतीय खिलाड़ी को जगह मिली है? देखिए ICC क्या करता है, महिला और पुरुष दोनों टीमें बनाता है। T20 की, वनडे की, टेस्ट की अपनी टीमें घोषित करता है, उसमें कप्तान बनाता है। तो ICC की तरफ से जो भी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम है वनडे की उसमें 2 भारतीयों को जगह मिली है, जिसमें नाम आता है मिताली राज का जिन्होंने अभी तक
सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं महिला क्रिकेट में, और झूलन गोस्वामी जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। ठीक है, चलिए पूरी लिस्ट आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, उसमें से आप लोग देख लीजिएगा कि कप्तान किसे बनाया गया है। तो ये देखिए आईसीसी वोमेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर है, जो एक साल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं उसमें आईसीसी क्या करता है, इन 11 खिलाड़ी को अपने टीम में शामिल करता है। यहाँ पर देख सकते हैं मिताली राज जो कि इंडियन है और झूलन गोस्वामी इंडियन है, ऐसे 2 क्रिकेटर को आईसीसी ने अपने टीम में लिया है। कैप्टन की बात करें, आईसीसी वोमेन वनडे टीम ऑफ द ईयर में कप्तान बनाया गया है हेथर नाइट को, ये कप्तान बनाई गई हैं। ये भी चीज़ आपको याद करके चलनी होगी। तो देखिए सही ऑप्शन होगा मिताली राज और झूलन गोस्वामी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको याद करके चलने हैं। 6वां क्वेश्चन है, त्रिपुरा मणिपुर मेघालय का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही ऑप्शन होगा 21 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए इसमें से त्रिपुरा और मणिपुर जो थे ये पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर इन्हें राज्य का दर्जा मिला, इसलिए स्थापना दिवस जो है वो 21 जनवरी को मनाया जाता है त्रिपुरा का और मणिपुर का। मेघालय जो है असम से अलग किया गया था 21 जनवरी को। असम से गारो खासी जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ थी ये अलग करके मेघालय बनाया गया। तो गारो खासी जयंतियाँ जो हैं ये पहाड़ियाँ भी हैं और यहाँ पर गारो खासी जयंतियाँ जो हैं वो जनजातियाँ भी रहती हैं। तो ठीक है, इसी प्रकार से 21 जनवरी 1972 को ये तीनों एक प्रकार से राज्य बने थे। 2 तो पहले से राज्य थे लेकिन केंद्र शासित प्रदेश थे, और मेघालय तो असम से अलग ही किया गया था। तो तीनों का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही ऑप्शन होगा सानिया मिर्जा। देखिए सानिया मिर्जा पहले भारत से खेलती थी, फिर शादी करके शोएब मलिक के साथ में पाकिस्तान चली गई, तो अभी इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 जो कि शुरुआत का ओपन होता है, पहला ओपन होता है, वो इनका लास्ट ओपन था। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम बनेगा, एशले बार्टी जिनकी उम्र महज 25 साल थी उन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। ये भी आपको याद रखना है, एशले बार्टी उम्र 25 साल थी और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 की वोमेन सिंगल की विजेता भी थी। सबको हैरान कर दिया क्योंकि अभी अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 को जीता था, इसके पहले भी ओपन को कई जीते थे, और 25 साल मात्र इनकी उम्र थी और संन्यास की घोषणा कर दिया है एशले बार्टी। भारत की बात करेंगे तो सानिया मिर्जा ने संन्यास लिया है। 8वां क्वेश्चन है, भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश को बेचने के समझौता किया है? बताइए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को अपना हेलीकॉप्टर बेचा है या फिर समझौता किया है? सही ऑप्शन होगा मॉरिशस को बेचने के लिए समझौता हुआ है। इस हेलीकॉप्टर का नाम है ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टर है, इसका नाम है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। ठीक है, मॉरिशस पुलिस जो है इसका इस्तेमाल करेगी, जिसे बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी ने बनाया है। मॉरिशस की पुलिस जो है इस हेलीकॉप्टर का प्रयोग करेगी, ये समझौता हुआ है बेचने के लिए। 9वां क्वेश्चन है, आईसीसी की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को जगह मिली है? बताइए। देखिए अभी इसके पहले मैंने आपको वनडे वुमेन्स टीम की आईसीसी की टीम दिखाई थी, अभी आपसे पूछा गया है कि महिला टीम T20 की टीम आपको बताना है, जिसमें से जगह मिली है स्मृति मंदना, एकमात्र ऐसी भारतीय हैं जिन्हें आईसीसी की T20 महिला टीम में जगह मिली है। तो सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। अभी आप लोग इनको देख लीजिए कि इसमें लिस्ट में किस किस का नाम जो है वो शामिल किया गया है। ये देखिए आईसीसी की वोमेन्स T20 टीम ऑफ द ईयर है। इसके पहले हमने आपको वनडे टीम दिखाई थी आईसीसी की महिला की, उसमें मिताली राज और झूलन गोस्वामी का नाम था। इसमें सिर्फ एक ही भारतीय शामिल है जिनका नाम है स्मृति मंदना। ठीक है, बाकी सभी विदेशी हैं। कप्तान बनाया गया है इस टीम का नट साइबर को कप्तान बनाया गया है, ये इंग्लैंड की हैं। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। स्मृति मंदना इसके पहले भी आईसीसी की वोमेन टीम में रह चुकी हैं, जैसे कि 2018 में पहले रही, फिर इसके बाद 2019 में रहीं, और अभी आईसीसी की 2021 की टीम में इनका नाम शामिल है। तो तीसरी बार स्मृति मंदना का नाम
आईसीसी वोमेन्स T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? स्मृति मंदाना, इस नाम आपको याद रखना होगा। 10वां क्वेश्चन है, द गेट्स फाउंडेशन एंड ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने कोरोना से जंग के लिए कितने डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? देखिए, मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन एक चैरिटी फाउंडेशन है और साथ में ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने कोरोना से जंग लड़ने के लिए 150 मिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। ये राशि है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, 2021 में भारत और किस देश के बीच व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर का रहा है? बताइए, इसमें उस देश का नाम नहीं शामिल किया गया है, तो यहाँ पर चीन कर लीजिएगा। पाकिस्तान के साथ में तो व्यापार देखिए बिल्कुल ना के बराबर है, चीन इसका सही ऑप्शन होगा। 2021 में भारत और चीन देश के साथ व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर का रहा है। ठीक है, तो चीन के साथ हमारा व्यापार काफ़ी ज़्यादा होता है, पाकिस्तान के साथ अभी व्यापार चल ही नहीं रहा, तो ऑप्शन में चीन नहीं दिया गया था, तो चीन कर लीजिएगा पाकिस्तान को काट करके। ठीक है, याद आपको रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ा दिया है? बताइए। सबसे पहले बता दें, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो है ये गैर संवैधानिक संस्था है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। 1993 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम लाया गया था, उसके तहत ही इसका गठन किया गया। ठीक है, अभी इसका कार्यकाल खत्म हो रहा था 2022 में, तो कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, 31 मार्च 2025 तक इसका कार्यकाल कर दिया गया है। कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता हो तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जितने लोगों को मालूम हो विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है, या आपके ढेर सारे एग्जाम में पूछा गया है, कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिसका नाम है इरडा, ठीक है, इरडा कहते हैं, में कितने करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी प्रदान की है? इरडा में कितने रुपए का निवेश किया जाएगा? एक प्रकार की नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ही इसमें पैसा लगाया गया है। इसका सही ऑप्शन होगा 1500 करोड़ रुपए। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है जिसे आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 1500 करोड़ रुपए लगाया जाएगा ताकि ये जो इरडा है इसके तहत हम अच्छे से काम कर सकें नवीन ऊर्जा के ऊपर। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस वरिष्ठ नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मतलब CMD नियुक्त किया गया है? देखिए, करंट अफेयर जो है वो महीना वाइज चेंज होती रहती है। जैसे कि अभी एयर इंडिया का चेयरमैन CMD नियुक्त किया गया था विक्रम देव दत्त को, अभी फिर से चेंज कर दिया गया है। मैं आपको सोच रहा था कि मार्च के पहले की करंट अफेयर कराऊं, लेकिन मार्च में फिर से चेंज कर दिया गया। विक्रम देव दत्त की जगह पर N चंद्रशेखर को कर दिया गया है, तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। N चंद्रशेखर को CMD का पद दे दिया गया चेयरमैन का, क्योंकि एयर इंडिया सरकार के द्वारा बेच दी गई 1800 करोड़, ये राशि आप लोग याद रखिएगा। 1800 करोड़ में टाटा कंपनी ने एयर इंडिया को खरीदा, तो उन्होंने अपना CMD और चेयरमैन भी चेंज कर दिया, विक्रम देवदत्त की जगह में N चंद्रशेखर को नियुक्त कर दिया, तो अपडेट हो जाएगा आप लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित में से किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? सही ऑप्शन होगा नारायण देवनाथ। ठीक है, इनका निधन हो गया है। कार्टूनिस्ट थे, हास्यकार थे, लेखक थे, चित्रकार थे, और किस राज्य से संबंध रखते थे? बंगाल के थे। ठीक है, तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे, इसलिए आपको नाम याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीद ली? आपको मालूम है, जैसे कोई कंपनी है उसके 100 शेयर हैं मान लीजिए, तो 100% शेयर की हिस्सेदारी में अगर आपके पास 50% है, आपके मित्र के पास 50% है, तो दोनों सहभागीदार होंगे उस कंपनी के। लेकिन अगर आपके पास 51% हो गए
और आपके मित्र के पास 49% हो गए तो कंपनी आपकी हो जाती है, क्योंकि शेयर आपके पास 50 से अधिक हो गए। ठीक है, आप अपना चेयरमैन नियुक्त कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग का अधिकार जो होगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर होते हैं वही डिसीजन मेकिंग होता है। इसी प्रकार से एडवर्ड जो कंपनी थी वो रोबोट बनाने की कंपनी है, ये एक साल में लगभग 10,000 रोबोट बना सकती है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एडवर्ड कंपनी की 54% हिस्सेदारी खरीद ली है। इसका मतलब ये हुआ कि अब एडवर्ड कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की हो गई, क्योंकि 50% से ज़्यादा शेयर अगर कोई ले लेता है तो कंपनी पूरी तरह से इसकी हो जाती है, जो भी खरीदता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, डेनिस अलीपोव किस देश में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? बताइए। सही ऑप्शन है भारत में। डेनिस अलीपोव जो हैं वो रूस के राजदूत हैं जो कि भारत में नियुक्त किए गए हैं। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि इस समय यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है। तो भारत में जो रूस के नए राजदूत हैं वो डेनिस अलीपोव हैं, जो काफ़ी भूमिका अदा करते हैं भारत सरकार की बातचीत में और रूस की बातचीत में। ठीक है, तो नाम आपको याद होना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन बन गए हैं? बताइए। सही ऑप्शन होगा उन्मुक्त चंद। देखिए भारत क्या करता है, सिर्फ अपने खिलाड़ियों को आईपीएल में ही खेलने की इजाज़त देता है, किसी अन्य देश में आप जाकर के नहीं खेल सकते। जैसे बिग बैश लीग होती है, कोई अन्य लीग हो गया, पाकिस्तान की लीग होती है, तो भारतीय खिलाड़ी किसी अन्य लीग में नहीं जाते हैं, सिर्फ आईपीएल में ही खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लेते हैं तो आप किसी अन्य देश में जाकर के खेल सकते हैं। तो उन्मुक्त चंद ने भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, अब वो किसी भी देश की लीग जाकर के खेल सकते हैं। ठीक है, अंडर 19 के कप्तान भी थे उन्मुक्त चंद्र, अगर आपको नाम याद हो। मौका नहीं मिला भारत में खेलने के लिए, इसलिए उन्होंने पहले संन्यास लिया, अब वो देश विदेश जाकर के कोई भी लीग को खेल सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चोक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून का प्रस्ताव दिया है? देखिए चोक होल्ड जो है एक प्रकार का दुर्लभ मृदा तत्व है जो हर जगह नहीं पाया जाता है। तो पहले अमेरिका क्या करता था, चीन से चोक होल्ड लेता था। अभी एक कानून पास कर दिया अमेरिका ने कि अमेरिका अब चीन से चोक होल्ड नहीं लेगा, अमेरिका सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा। इसलिए सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? 20 नंबर क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करके चलने हैं। सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन, रॉबर्ट लेवांडोस्की। ठीक है, इन्हें दूसरी बार फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। और किस देश के हैं? पोलैंड देश के हैं। पहले इन्हें 2020 का चुना गया था, अभी फिर से 2021 का भी रॉबर्ट लेवांडोस्की को चुना गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है? न्याय घड़ी किस हाई कोर्ट ने लगाई है? इसका सही ऑप्शन होगा गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा न्याय घड़ी लगाई गई है। इसका मतलब ये है कि डिस्प्ले लगाई जाएगी, उस पर जो लंबित मामले होंगे उनको प्रदर्शित किया जाएगा। ई कोर्ट की जो फीस है वो भी आपकी ऑनलाइन दिखाई जाएगी। तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो डिस्प्ले पर चलाई जाएंगी। ये किसने उद्घाटन किया है? DY चंद्रचूड़ ने इसका उद्घाटन किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करके चलनी है। गुजरात हाई कोर्ट में किसने उद्घाटन किया? DY चंद्रचूड़ ने उद्घाटन किया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किसे राज्य महिला आयोग अध्यक्ष नियुक्त किया? हरियाणा राज्य सरकार ने रेणु भाटिया को किया है। ये नया क्वेश्चन है, इसलिए आपके एग्जाम में पूछा गया। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा है, लगातार अभी तक बनी हुई हैं। अगर हरियाणा की बात करेगा, जो चेंज होता है
वही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो रेणु भाटिया हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने पेंच टाइगर रिजर्व, देखिए पेंच के बारे में बता दें, पेंच का जो एरिया है वो महाराष्ट्र में भी लगता है और एमपी में भी लगता है, मतलब मध्य प्रदेश में भी लगता है, तो दोनों राज्यों में है। इसलिए पेंच जो टाइगर रिजर्व है आप पढ़ते होंगे, ये महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, तो एरिया दोनों राज्यों में बटा हुआ है क्योंकि बॉर्डर के पास ही पेंच टाइगर रिजर्व पड़ता है। तो पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर माम एवं कालर वाली के नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया है। ठीक है, ये 17 साल की बाघिन थी जिन्होंने अपने पूरे वर्ष काल में 7 बार प्रसव किया और 29 शावकों को जन्म दिया, 29 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से 23 अभी तक जिंदा हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो 23 बच्चों को अपने पूरे जीवन काल में जिंदा छोड़कर गई हैं, जिनका नाम है सुपर माम या फिर कालर वाली एक बाघिन की मृत्यु हो गई है। ठीक है, ये किस राज्य से संबंध रखती हैं, तो मध्य प्रदेश। मैंने आपको बताया ना कि मध्य प्रदेश को टाइगर रिजर्व बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है सुपर माम। टाइगर रिजर्व में अगर आपकी बात करें, जो कि आंकड़ा आए हैं 2018 की रिपोर्ट में, सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में है, तो एमपी में ही है। कितने हैं टाइगर, 526। एमपी के बाद नंबर आता है कर्नाटक का, कर्नाटक में 2 कम हैं, 524 कर्नाटक में है। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड का नंबर आता है 442, तो काफ़ी कम हो जाते हैं, लेकिन पहले नंबर पर एमपी, दूसरे नंबर पर कर्नाटक, ये आपको याद करके चलने हैं। अगर पूरे भारत की बात करेंगे, पूरे भारत में कितने टाइगर हैं, तो 2967। मैंने आपको याद कराया था ना, कैसे याद कराया था, 3000 में 33 कम कर देंगे, इतने टाइगर हैं। ऐसे नहीं आपको याद होता तो 2967 टाइगर पूरे भारत में हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। काफ़ी चर्चित नाम है, इस नाम को आपको भूलना नहीं है। सही ऑप्शन होगा एम.के. प्रसाद। एम.के. प्रसाद पहले ऑप्शन में रखा गया है, एम.के. प्रसाद का निधन हो गया है। इनका नाम तब उजागर हुआ था जब इन्होंने साइलेंट वैली बचाओ अभियान को चलाया था। साइलेंट वैली बचाओ अभियान केरल में चलाया गया था। केरल में साइलेंट वैली है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। केरल में साइलेंट वैली है। साइलेंट वैली में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो उनका विनाश हो रहा था, उनको काटा जा रहा था। इसके लिए साइलेंट वैली बचाओ अभियान चलाया था। पर्यावरणविद का नाम है एम.के. प्रसाद, जिनका निधन हो गया है। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वो वन होते हैं जो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं और अपने जो पत्ते हैं अपने जीवन काल में कभी नहीं गिराते हैं। जैसे पतझड़ वन होते हैं, वो पत्तों को अपने गिरा देते हैं, लेकिन सदाबहार वन जो होते हैं अपने पत्तों को नहीं गिराते हैं, लंबे होते हैं, पत्तियाँ इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता है। तो उसके अंदर ढेर सारे पौधे प्रजातियां जन्म लेती हैं। उसमें कटबंदी वनों के अंदर ढेर सारे जीव भी रहते हैं, उनको काटने से वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं या फिर समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इन पेड़ों का रहना, साइलेंट वैली का रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए साइलेंट वैली बचाओ एम.के. प्रसाद ने चलाया था। 25 नंबर क्वेश्चन है, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद जिसे कहते हैं AEPC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। परिधान मतलब होता है कपड़ा, कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। सही ऑप्शन है नरेंद्र कुमार गोयनका। ये नाम आपको याद रखना है, नरेंद्र कुमार गोयनका को परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये कब बना था AEPC, ये इसका निर्माण हुआ था 1978 में, 1978 में बना था। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, याद रहेंगे। इंग्लिश में से कहते हैं अपैरेल स्पोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कपड़ा मंत्रालय के अधीन ये मंत्रालय है। 26 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ा करके 38 वर्ष कर दिया है। ये कुछ ही सालों के लिए हुआ है, 2023 तक के लिए किया गया है। कोरोना के समय में परीक्षा भी नहीं हो पाई, 2-3 साल लोगों के बेकार चले गए। इसलिए राज्य सरकार की जो सिविल परीक्षा होती है उसी में छूट दी गई है।
किसने दिया है? उड़ीसा की सरकार ने राज्य की जो सिविल सेवा परीक्षा होती है 32 वर्ष से बढ़ा करके 38 साल कर दिया है 2023 तक, लेकिन है हमेशा के लिए नहीं है। कोरोना से जो साल आपके नष्ट हुए हैं उसको देखते हुए। वैसे जनरल की जो है 32 साल होती है, ओबीसी की 35 साल, एसटी और एससी की 37 साल है। तो मतलब कि 6 साल बढ़ा है, तो सब में आप 6-6 साल बढ़ा लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की हैं? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन को बता करके निकल जाना, ये तो आप किताबें ही पढ़ सकते हैं कि इसका उत्तर ये होगा, इसका उत्तर ये होगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम बन सकते हैं, ये सभी चीज़ें आपको तैयार करके चलनी है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि 75% नौकरियाँ जो प्राइवेट सेक्टर की हैं वो सिर्फ हरियाणा के ही छात्रों को या फिर हरियाणा के निवासियों को मिलेंगी। लेकिन इसका पूरा नियम ये है कि ये बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी गया, फिर उसने सुप्रीम कोर्ट ने रोक को हटा दिया है। ऐसा कहा गया है कि 30,000 वेतन वाली जो नौकरियां हैं, ठीक है, 30,000 वेतन वाली नौकरियों के लिए ही ये नियम लागू है। ठीक है, तो पूरी बात आप लोग याद रखिएगा। जो नौकरियों में 30,000 वेतन है उसी के 75% जो पोस्टें हैं उसमें हरियाणा के निवासियों को स्थान मिलेगा। ठीक है, याद रहेगा आपको। जो 30,000 के ऊपर वेतन वाली कंपनियां हैं या फिर पोस्टें हैं उसमें आप किसी भी राज्य के कर्मचारी को रख सकते हैं, लेकिन 30,000 से कम के वेतन में 75% जो पोस्टें होंगी वो हरियाणा के ही निवासियों को मिलेंगी। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का 2780 करोड़ रुपए का समझौता किया है? ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन 2 देशों ने मिलकर इसे बनाया है? तो रसिया, मतलब कि रूस और भारत ने मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है, जिसे अब कौन देश लेगा? फिलीपींस देश लेगा, क्योंकि फिलीपींस के पास में चीन है। चीन का दबदबा काफ़ी रहता है, इसलिए ब्रह्मोस मिसाइल काफ़ी इफेक्टिव होती है, क्योंकि ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, तो 2780 रुपये में ये समझौता किया है कि भारत फिलीपींस को बेचेगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेना ने हाल ही में अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया है? ठीक है, देखिए पासिंग एक्सरसाइज किसी भी देश के साथ में हो सकती है, जैसे अभी रूस के साथ में हुई है। ये एक्सरसाइज इसलिए की जाती है जैसे दुनिया में कभी युद्ध हो गया, जब सेनाएं आपस में मिलेंगी नौसेना वाली, तो कैसे एक दूसरे को सामंजस्य स्थापित करेंगी, इसलिए पासिंग एक्सरसाइज होती है, क्योंकि सेना एक दूसरे के बगल से पास होंगी। अब सेना एक दूसरे का मान लीजिए विरोध कर रही हैं या फिर एक दूसरे के देश की सेना है, ऐसा सब कुछ जाहिर करने के लिए, सामंजस्य स्थापित करने के लिए रूस और भारत की नेवी ने पासिंग एक्सरसाइज की है। 30 नंबर क्वेश्चन है, फोर्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में 2021 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? चलिए लिस्ट आपको याद रखनी है। महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे पहला नाम आया है नोआमी ओसाका, जो कि जापान की हैं। सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली नोआमी ओसाका है, याद रखेंगे आप। चलिए लिस्ट आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए पूरी लिस्ट है, दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट की लिस्ट है। यहाँ पर देखिए 2021 वाली लिस्ट है जो कि 2022 में प्रकाशित की जाती है। नोआमी ओसाका पहले स्थान पर है। यहाँ पर राशि दी गई है जितने मिलियन रुपए में, डॉलर में पैसे कमाते हैं। नोआमी ओसाका जो कि टेनिस की सुपरस्टार है, जापान की हैं। सेरेना विलियम्स दूसरे नंबर पर है, उनकी बहन है वीनस तीसरे नंबर पर, सीमोन चौथे नंबर पर, पाँचवां छठवां। इसके बाद देखिए 7वें नंबर पर पीवी सिंधु का नाम आता है। ठीक है, तो पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन सुपरस्टार है भारत की, उनका भी नाम हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट में आया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा नोआमी ओसाका, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वरिष्ठ पत्रकार का हृदयघात की वजह से 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही ऑप्शन होगा कमाल खान। देखिए एनडीटीवी के पत्रकार थे कमाल खान, जिनका निधन हो गया हृदयघात की वजह से। और आपको एक नाम और याद रखना है कि आज तक के पत्रकार का नाम था रोहित सरदाना, जिनकी मृत्यु भी
हृदयाघात की वजह से हुई है। तो दोनों नाम आपको याद रखते हैं, एनडीटीवी के पत्रकार हैं कमाल खान और रोहित सरदाना जो नाम है वो आज तक के पत्रकार हैं। दोनों की मृत्यु जो है हृदयाघात की वजह से हो गई। 32 नंबर क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने भारोत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस का निदेशक निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, भारोत्तोलन में भारत ने बढ़िया प्रयास किया, ओलंपिक 2020 वाला जो अभी आपका संपन्न हुआ। इसके बाद 2024 में पेरिस ओलंपिक होना है। इसको ध्यान में रखते हुए भारोत्तोलन में हाई परफॉर्मेंस निदेशक अविनाश पांडु को नियुक्त किया गया है, ताकि जो पेरिस ओलंपिक 2024 वाला होने वाला है उसमें भारत जो है अच्छा प्रदर्शन कर सके। अविनाश पांडु काफ़ी चर्चित नाम है। दक्षिण अफ्रीका एवं इंडोनेशिया में 20 साल का इन्हें अनुभव प्राप्त है। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय सेना दिवस जो मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि के.एम. करियप्पा को शीर्ष कमांडर बनने के उपलक्ष्य में 15 जनवरी 1949 के दिन ही भारतीय सेना दिवस मनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, पहले लेफ्टिनेंट जनरल थे, इसके बाद फील्ड मार्शल बने के.एम. करियप्पा, तो शीर्ष कमांडर बने थे। तो के.एम. करियप्पा का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि किन उपलक्ष्य में हम लोग भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया ई दाखिल पोर्टल अब तक कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया है? उपभोक्ता जो भी शिकायत करता है उसके लिए ई दाखिल पोर्टल बनाया गया है। अभी तक कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? सही ऑप्शन है, अभी तक 15 राज्यों में ये योजना लागू की जा चुकी है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करके चलनी है। 35 नंबर क्वेश्चन है, 14 जनवरी 2022 को एनडीटीवी के मशहूर पत्रकार का दिल के दौरा पड़ने से निधन हो गया, जिनका नाम अभी मैंने आपको बताया। क्वेश्चन किस तरह से घुमा करके पूछेगा ये भी आपको तैयार करके चलना है। इसके पहले आपको नहीं बताया गया था एनडीटीवी, अभी आपको बताया जा रहा है एनडीटीवी, तो कमाल खान है। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए 36 नंबर में घुमा करके फिर से पूछा गया। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने की मंजूरी दी है? इसके पहले अलग तरीके से पूछा गया, अभी देखिए किस तरह से घुमा करके क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उत्तर तो सेम ही होगा। फिलीपींस ने, देखिए ब्रह्मोस का नाम कैसे नाम पड़ा ब्रह्मोस? भारत में देखिए ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो ब्रह्मपुत्र का ब्रह्म ले लिया गया नदी का, BRAH। ठीक है, इसके बाद रूस में नदी है मास्कवा, मास्कवा का MOS ले लिया गया, तो इससे बन गया ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, रूस में मास्कवा नदी है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी है, दोनों देशों ने मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा है। अभी फिलीपींस की सरकार ने इसे लेने की घोषणा कर दी है, पहला विदेशी ऑर्डर है। ठीक है, इसे जल थल वायु कहीं से भी चलाया जा सकता है, और किसने बनाया है? DRDO ने बनाया है। ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करके चलने हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मतलब UN ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? ये देखिए अनुमान जो है ये घटता बढ़ता रहता है, महीना 2 महीना बाद घटा भी देता है और बढ़ा भी देता है। तो पहले ये अनुमान था 6.5% का, अभी देखिए रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो उससे अभी 2% घटा भी दिया है, तो 4.6% भी कर दिया है। तो करंट अफेयर मैंने आपको बताया, अगर आप इस महीने पढ़ रहे हैं 6.5 या फिर 6.7 के करीब, तो अगले महीने क्या पता चेंज हो जाए। तो हर महीने आपको अपडेट होते रहना है। शायद आपसे पहले का डाटा पूछेगा, तो पहले 6.5 था, लेटेस्ट तो पूछेगा नहीं। मई में एग्जाम है तो मार्च के पहले की करंट अफेयर आपसे पूछेगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज का नाम आपको बताना है, कौन है ये? दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट में शतक लगाया जनवरी 2022 में ऋषभ पंत ने। ठीक है,
तो पहले भारतीय बने विकेट कीपर हैं जिन्होंने टेस्ट में शतक लगाया है। ठीक है, अभी तक किसी ने शतक नहीं लगाया था, ऋषभ पंत ने लगाया है, तो याद रखेंगे आप लोग। 39 नंबर क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आता है, हेनले संस्था जो है पासपोर्ट में इंडेक्स देती है कि किस देश का पासपोर्ट जो है कितना शक्तिशाली है। तो भारत का पासपोर्ट जो है 199 देशों में से 83वें स्थान पर है, मतलब भारत के पासपोर्ट से 83 देशों का वीज़ा मुफ्त आपको मिल सकता है। ठीक है, तो 83 स्थान पर भारत है। चलिए आगे आपको बताएंगे कि पहले नंबर पर कौन है, नीचे आपको क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, असम सरकार ने हाल ही में किस नेशनल पार्क का आकार को बढ़ाने का फैसला किया है। सही ऑप्शन होगा ओरंग नेशनल पार्क। इसका पहले नाम था राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, अभी इसका नाम जो है उसमें से राजीव गांधी हटा दिया गया है, अभी इसका नाम जो है ओरंग नेशनल पार्क ही पड़ा है। पहले इसका नाम राजीव गांधी था, अभी राजीव गांधी हटा दिया गया है। ओरंग नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा कहते हैं। अभी इसका एरिया जो है ये देखा गया कि ओरंग नेशनल पार्क के जो जानवर हैं वो ओरंग नेशनल पार्क को छोड़ करके थोड़ा दूर तक निकल जा रहे हैं। तो अब दूर तक निकल गए, इसका मतलब कि ओरंग नेशनल पार्क के एरिया को और बड़ा किया जाए ताकि पशु जो हैं वो अंदर हम पूरा एरिया में उनको कवर कर सके। यहाँ पर बाघ और गैंडे ज़्यादा हैं, खासकर असम में गैंडे, एक सींग वाला गैंडा तो काजीरंगा में पाया जाता है और मिनी काजीरंगा कहा जाता है ओरंग नेशनल पार्क को। याद रहेगा आप लोग को। असम राज्य के मुख्यमंत्री का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश के लिए सबसे बड़ी विशिष्ट अपील शुरू की है। कंट्री स्पेसिफिक अपील किस देश के लिए शुरू की गई है। सही ऑप्शन होगा अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान में मालूम है तालिबान का शासन आ चुका है, तो वहाँ पर गरीबी और भुखमरी की हालत काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो एक विशिष्ट अपील की गई है, जितने भी यूएन के सदस्य देश हैं वे सभी लोग अफगानिस्तान में बैंकिंग प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए 5 अरब डॉलर की सहायता करें, तभी जो अफगानिस्तान है वो उभर सकता है। तो ये विशिष्ट अपील की गई है अफगानिस्तान को सुधारने के लिए। 45 नंबर क्वेश्चन है, माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई जाने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। माया एंजेलो बताइए आप लोग। सही ऑप्शन है अमेरिका के जो सिक्के हैं, जैसे $1 होता है तो $1 का 1/4 25 सेंट होता है। डॉलर से भी छोटा वहाँ पर होता है सेंट। तो 25 सेंट के सिक्के पर माया एंजेलो की फोटो को लगाया जाएगा सिक्के पर, डॉलर का 1/4। ये माया एंजेलो जो है अश्वेत थी और लेखिका और गायिका थी। तो अमेरिका ने फैसला लिया है कि 25 सेंट के सिक्के पर माया एंजेलो की फोटो लगेगी। 43 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए पैनल बनाया है, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। अभी देखिए जब चुनाव हो रहे थे इसके लिए प्रधानमंत्री पंजाब दौरे पर गए थे, तो पंजाब में उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। आगे कुछ लोगों ने रास्ता रोक रखा था और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के दृष्टिकोण से इसे देखा गया, इसलिए एक पैनल गठित किया गया है जिसका नाम इंदु मल्होत्रा समिति दिया गया है। तो इसके अध्यक्ष जो है इंदु मल्होत्रा को बनाया गया है। इस समिति का नाम होगा इंदु मल्होत्रा समिति। ये जांच करेगी कि वहाँ पर कौन सी घटना घटित हुई थी जिसके कारण से प्रधानमंत्री के रास्ता आगे बढ़ने नहीं दिया गया और प्रधानमंत्री के रास्ते में बाधा आई। ठीक है, ये 5 सदस्यीय टीम है। इंदु मल्होत्रा का नाम तो आपको मालूम होगा। इंदु मल्होत्रा काफ़ी चर्चा में थी क्योंकि पहली ऐसी अधिवक्ता हैं ये कि अधिवक्ता मतलब एडवोकेट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई। ठीक है, पहले लोग हाई कोर्ट के जज बनते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन इंदु मल्होत्रा एडवोकेट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की जज बनी, अभी रिटायर हो चुकी हैं। लेकिन
अध्यक्ष बनाया गया है समिति का इंदु मल्होत्रा को, नाम आप लोग याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में निम्नलिखित में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही ऑप्शन होगा जापान और सिंगापुर। जापान का नाम लगातार पहले स्थान पर रहा है, सिंगापुर भी, दोनों एक साथ जो हैं जॉइंट में पहले स्थान पर रहे 199 देशों में। भारत की बात करेंगे तो भारत का 83 स्थान आया है 2022 में, याद रखिएगा। 2021 में इसका 90वां स्थान था, अभी सुधार होकर के 23वां स्थान आ चुका है। ठीक है, याद रहेगा आपको। 45 नंबर क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसरो के नए चीफ किसे बनाया गया है? इसके पहले के सिवान थे, अभी चेंज होकर के एस सोमनाथ हो गए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए। एस सोमनाथ इसरो के नए चीफ हैं, पहले के सिवान थे, अपडेट हो जाएगा आप लोग। 46 नंबर क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। मुक्केबाज हैं, किस राज्य से संबंध रखती हैं? तो असम राज्य से संबंध रखती हैं। असम का ये पहला पदक होगा जो कि लवलीना ने लाया। तो असम सरकार ने एक पद दिया है डीएसपी का, जिस पर ये कार्य करेंगी। तो असम राज्य से की डीएसपी बनेंगी। 47 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? इसके पहले मैंने आपको बताया था यूएन के द्वारा, अभी विश्व बैंक आपको बताना है। अप्रॉक्स में 8.3, कहीं कहीं पर आपको 8.2 भी देखने को मिलेगा। पहले ये 9% था, बाद में घटा करके 8.2 या 3% किया गया। तो सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? IMF जो कि लोन देती है। सही ऑप्शन होगा पियरे ओलिवर गैरिचस, इनको नियुक्त किया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? गीता गोपीनाथ का स्थान लिया है। पहले गीता गोपीनाथ थी अर्थशास्त्री के रूप में IMF की, भारतीय मूल की थी गीता गोपीनाथ, अभी पियरे हो गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गीता गोपीनाथ अब नहीं रही हैं मतलब अर्थशास्त्री IMF में, अब पियरे का नाम आ गया है। 49 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? जैसे यात्रियों के सामान छूट जाते हैं या फिर खो जाते हैं, इसके लिए वेस्टर्न रेलवे ने RPF के साथ में मिशन अमानत स्टार्ट किया है। मिशन अमानत, जो आपकी अमानत हैं वो आपके पास मिले, वेबसाइट में जाइए, अपने सामान को देखिए, वहाँ पर मिशन अमानत के नाम से आपको अपना सामान जो है वो देखने को मिलेगा। तो किसने स्टार्ट किया? वेस्टर्न रेलवे और RPF ने मिल करके इसे स्टार्ट किया है। आज का देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 60 से बढ़ा करके कितने वर्ष कर दिया है? मतलब पहले कर्मचारियों की 60 साल में रिटायरमेंट हो जाती थी, लेकिन अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने 2 वर्ष बढ़ा करके 62 साल कर दिया है। यूपी में 62 साल काफ़ी दिनों से हैं, कई राज्य में 60 साल है और कई राज्य बढ़ा करके 62 कर दिया है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश ने भी 62 कर दिया है। अगर केंद्रीय कर्मचारियों की बात करेंगे तो केंद्रीय कर्मचारियों में 60 ही साल है, लेकिन राज्यों में कहीं कहीं पे 62 साल है, कहीं पर 60 साल है। तो आंध्र प्रदेश ने 2 साल बढ़ा दिया है। तो देखिए हमने आपको 50 क्वेश्चन कराए हैं जो कि करंट अफेयर के क्वेश्चन है, पिछले 1 साल के आपको करंट अफेयर करानी है। अगर आप लोग सहयोग करेंगे, वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो ये सीरीज आपके लिए चलती रहेगी। NTPC का एग्ज़ाम 9 और 10 मई को लगा है, उसके बाद भी देखिए NTPC CBT 2 के और भी लेवल बचे होंगे, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 5 लेवल बचेगा, उसके लिए भी करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और ग्रुप डी का भी आपका एग्जाम लगेगा। तो ठीक है, तैयारी करते रहिए। आपने इन 50 प्रश्नों में कितने क्वेश्चन हल किए हैं इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी प्रश्न का उत्तर में गलती हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, अपना स्कोर बताइएगा और ये बताइएगा कि जो बीच में हमने आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछे हैं
उनके भी आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में। बहुत बहुत धन्यवाद।